नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर मैं पवन सिंह अपने और अपने संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी बहुचर्चित पुलिस भर्ती परीक्षा और पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी के विशेष प्रश्नों के साथ एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत आपके सम्मुख हफ्ते में 5 दिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। उसी श्रृंखला में आज के अपने 43वें अंक के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, हमारे और आपके बीच में यह संवाद का जो कार्यक्रम है, यह लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस सभी के लिए, इस आपके सहयोग के लिए हम अपने और अपने संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोगों का स्नेह और प्यार हमको इसी प्रकार से मिलता रहे और हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो पिछले वर्ष लेखपाल की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसका कि परिणाम जो है वो मई के महीने में घोषित किया गया था, तो उस परिणाम के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DVR का जो प्रोसेस है, उसके लिए डेट रिलीज़ हो गई है और क्या कहते हैं, लोगों के DVR के लिए लोगों को बुलाना प्रारंभ कर दिया गया है। तो मैं इस मंच से उन सभी छात्रों से जो लेखपाल की परीक्षा में चयनित हुए हैं, यानी DVR के लिए बुलाए गए हैं, परंतु पूर्व में किसी न किसी सरकारी नौकरी को पा चुके हैं, कार्यरत हैं, उन सब से साथियों मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो आप लोग उसमें से जो लोग नौकरी पा चुके हैं, वो मानवीय दृष्टिकोण, परमार्थ के भाव को अपनाते हुए DVR को स्किप करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो जरूरी लोग हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जो वर्तमान में बेरोजगार की श्रेणी में है, परंतु अथक परिश्रम के द्वारा, ठीक है, रोजगार पाने के जो एक तरीके से बोले कि अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, वो भी कम से कम अपने को बेरोजगारी से दूर कर सकें, अपने सपने को प्राप्त कर सकें। तो इस निवेदन के साथ साथियों, मेरा अब एक प्रकार से इसको ये मान करके चलिए कि ये जो एक प्रकार से हम इस मुहिम को भी अपनी चर्चा में नित्य प्रति शामिल करेंगे DVR स्किप के तहत, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक वो छात्र जो किसी न किसी परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, वो इसको स्किप करें, जिससे कि एक बेरोजगार को क्या हो सके, नौकरी मिल सके। तो साथियों, आइए आज की अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारी आज की चर्चा का साथियों पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखिए, वो हमारा उपसर्ग से है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वागत में उपसर्ग है। स्वागत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन फर्स्ट सु, दूसरा सम, तीसरा स्व और चौथा सन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर दो तरीके से ये पद टूट सकता है। एक पद टूट सकता है स्वाधन आगत और दूसरा टूट सकता है सुधन आगत। अब आपके सामने दिक्कत क्या है? आपके सामने कौशर जी, यहाँ दो तो चलो हमने हटा दिए, अब बचे क्या, सु और स्व। इसमें से क्या करें? तो देखिए, स्वागत का अर्थ देखिए, स्वागत का अर्थ होता है सुंदर आगमन, ठीक है, सुंदर आगमन। और सुंदर के लिए अगर हम उपसर्ग देखेंगे तो साथियों यहाँ पे सुंदर के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग होता है, ना कि स्व का। स्व उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है? स्व उपसर्ग का प्रयोग अपने लिए होता है। क्या बताइए, कोई कभी अपना भी स्वागत करता है क्या? स्वयं का कभी स्वागत होता है? नहीं, स्वागत जो होता है वो हमेशा दूसरों का होता है। किसका होता है? दूसरे का होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग के रूप में जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा। और यहाँ
यहाँ पर ये पद बनेगा सुधन आगत, सुधन आगत। ठीक है, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है पानी का पानी, दूसरा पापड़ का परपट, तीसरा पास का पाद और चौथा पान का पर्ण। तो देखिए साथियों, पानी का पानी होता है, कहीं पर ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर ये पानिप के रूप में भी मिलता है, पानिप के रूप में भी मिल जाता है। पापड़ का तत्सम परपट होता है और पान का तत्सम पर्ण होता है, परंतु इस पास का पाद नहीं होता। देखिए पास का जो तत्सम होता है साथियों, उसको बोलते हैं समीपम, समीपम, या इसी को कहीं समीप भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? समीप भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पास का पाद ना हो करके समीपम या समीप होगा। बाकी के तीनों आपके ठीक है, तत्सम तत्वों का सही क्रम है। अगला देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो साथियों देखिए, जब हम प्रत्यय को पढ़ते हैं तो प्रत्यय को पढ़ते समय क्या देखते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है कृत प्रत्यय। कैसा होता है? एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा कहलाता है साथियों तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रखिए कृत प्रत्यय का निर्माण किससे होता है? धातु पदों से होता है। किससे होता है? धातु पदों से। अगर धातु पदों की बात करें तो धातु का मतलब क्या होता है बच्चा? धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। यानी क्रिया के पद में जब प्रत्यय जुड़ता है, क्रिया के पद में क्या होता है? प्रत्यय जुड़ता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और उसके फलस्वरूप जो पद बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान रखो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो लिखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। क्या? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ यदि क्या हो? प्रत्यय जुड़े तो वो प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। और इसके फलस्वरूप जो पद बनता है वो क्या कहलाता है? इसके फलस्वरूप जो पद बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाला, तो संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाला प्रत्यय क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर ये भी देख लो, मैंने आपको बता दिया कृदंत प्रत्यय जो होगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा किससे? धातुओं में जुड़ने वाला प्रत्यय। किसमें? धातुओं में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या होगा? वो कृदंत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है सा वर्ण है कैसा, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो देखिए ऑप्शन ए ओष्ठ, बी दंत, सी मूर्धन्य और डी तालव्य। तो साथियों ये सा जो है हमने आपको बार बार बताया है कि आप इसको भाई ये देख लीजिए कि इस सा को बोलते क्या है। तो हमने आपको कहा था कि आप सा को किस क्रम में याद रखिए? उसके उच्चारण स्थान के क्रम में याद रखिए। तो अगर हम बोलेंगे तो कैसी सा है, तो हम बोलेंगे दंत सा है। कैसी सा है? दंत सा है। अगर दंत सा है तो इसका उच्चारण कहां से होगा? दंत वर्ण से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर बात करें यहाँ पर तालव्य की, तो तालव्य सा के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये आपकी तालव्य सा हो जाती है और ये जो है आपकी इसकी मूर्धन्य सा कहलाती है। क्या कहलाती है? मूर्धन्य सा कहलाती है। तो ये दंत सा के रूप में ये सा जो हो गई ये दंत सा हो गई। आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड दंत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे आपको चुनना है। विपरीतार्थक युग्म को आपने चुनना है। तो पहला है बुरा भला, दूसरा है प्रायः हमेशा, यहाँ पर एक चिन्ह लगा लें जरा हम, यहाँ पर है प्रायः हमेशा, और उसके बाद देखिए उसके बाद है अग्नि अनल, और चौथा है गूंगा और मूक। तो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द युग्म को आपने देखना है। तो विलोम शब्द युग्म की अगर बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सभी जानते हैं बुरा का भला। देखिए प्रायः और हमेशा,
प्रायः और हमेशा ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। इसी प्रकार से अग्नि और अनल, गूंगा और मूक, ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या पर्यायवाची पद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची पद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न है बेटा, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है। शब्द युग्म की बात करें तो शब्द युग्म का मतलब क्या हुआ बेटा, शब्द युग्म का मतलब हुआ श्रुति सम भिन्नार्थक पद। क्या, श्रुति सम भिन्नार्थक पद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसे पद या ऐसे शब्दों का युग्म, ऐसे शब्दों का युग्म जो क्या हो, सुनने में तो समान हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे सुनने पे समान आपसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी जो श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है, सुनने में समान जो नहीं है। जरा देखो तो बलि और बलि बिल्कुल सही है, होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वप्री और विप्र, ये भी लगभग सुनने में एक जैसा हो गया, वप्री और विप्र। और रूढ़ ये भी देखो हो गया, रूढ़ और रूढ़। बचा क्या, शून्य और खाली। अब देखो क्या सुनने में एक जैसा लग रहा है, नहीं, शून्य अलग है, खाली अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द युग्म का भेद नहीं होगा, बाकी के तीनों शब्द युग्म के भेद होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अधोगति का संधि विच्छेद है। अधोगति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन फर्स्ट अधस्तन गति, दूसरा अधःदन गति, तीसरा प्रथम दोनों, और ऑप्शन डी निम्न में से इनमें से कोई नहीं। तो जरा देखो ये क्या कह रहा है, ऑप्शन सी और डी देखो कितने अच्छे बनाए। उसने कहा या दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं हो सकता कोई अन्य पद ही हो। तो जरा देखो हम यहाँ पर पद को कहाँ से तोड़ेंगे, तो देखो पद बेटा यहाँ टूटेगा ओ से। कहाँ से टूटेगा, ओ से। और ओ हमने आपको बता रखा है, वो हमने आपको सीधे सीधे बता रखा है। ओ का प्रयोग संधि के फलस्वरूप किस किस संधि में होता है, तो बेटा एक गुण संधि में होता है और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा विसर्ग संधि में होता है। दूसरा कहाँ होता है, विसर्ग संधि में होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर हम कहें तो गुण संधि किसका भेद है, गुण संधि स्वर संधि का भेद है, यानी दोनों पदों पे क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। दोनों पदों पे स्वर, अगर दोनों पदों पे स्वर आएगा तो ये संधि किसकी हो जाएगी, गुण संधि का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा पद क्या है, यहाँ पर दूसरा पद जो है वो पद क्या है, गति है। क्या है, गति है। अगर हम यहाँ पर करें देखो इसको, तो एक मिनट के लिए रोक ले, अध लिख ले। अभी हमें नहीं मालूम है, अभी हमें नहीं मालूम है क्या विसर्ग होगा कि नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद गति है, जिसमें गा क्या है, गा बेटा व्यंजन है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया, दूसरे पद के प्रारंभ में व्यंजन आया, और अगर व्यंजन आ गया तो यहाँ गुण संधि नहीं होगी, यानी आंसर क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। यानी ये पद क्या बनेगा, अधःदन गति बनेगा। यानी विसर्ग किस में बदलेगी बेटा, विसर्ग का रूपांतरण हो जाएगा ओ में। विसर्ग का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ओ में। तो इस पद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अधःदन गति बराबर अधोगति। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, चूहा बिल्ली में समास है। चूहा बिल्ली में समास है। ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। तो अगर क्वेश्चन को देखो तो बेटा यहाँ पर बीच में देखो योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया, और अगर योजक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपके सामने निकल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व समास। पद क्या बनेगा, पद बनेगा चूहा, चूहा और बिल्ली, चूहा और बिल्ली। ठीक है, चूहा और बिल्ली। आपको मैंने एक और तरीका बता रखा है कि अगर क्या हो, पद में और या अथवा का प्रयोग हो, पदों के मध्य में किसका, और या अथवा का प्रयोग हो, तो ऐसे में कौन सा समास हो जाता है, ऐसे में बच्चा द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उभय अलंकार है। उभय अलंकार के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार प्लस उभय अलंकार, तीसरा उभय अलंकार प्लस लुप्तोपमा अलंकार, चौथा अर्थालंकार और अपनुत अलंकार। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है बेटा शब्दालंकार, एक कौन सा होता है, शब्दालंकार, और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है अर्थालंकार। क्या कहलाता है, अर्थालंकार। शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। पक्का। अब देखिए आधुनिक मान्यता के अनुसार कुछ हिंदी के कवियों ने क्या किया कि इन दोनों को मिला करके शब्दालंकार
प्लस अर्थालंकार को मिला करके अलंकार के एक नए भेद की रचना की, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, उभय अलंकार दिया। क्या दिया, उभय अलंकार। उभया शब्द को जरा देखो तो बेटा उभय अलंकार ये शब्द दो पदों में टूटेगा, उभय धन अलंकार, उभय धन अलंकार। और जरा देखो अगर बात करोगे ना तो उभय का मतलब क्या हुआ, उभय का मतलब हुआ दोनों, और ऐसा अलंकार जिसमें दोनों अलंकार पाए जाते हो उसको किस नाम से जाना जाएगा, उभय अलंकार। और दोनों अलंकार की अगर चर्चा करेंगे तो कौन से होंगे, तो एक होगा शब्द और एक होगा अर्थ। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न क्या है, श्लेष अलंकार का आपने उदाहरण बताना है। श्लेष अलंकार का आपने उदाहरण बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, लाल मेरा कहाँ है। दूसरा, चाहन हार सुवर्ण के कविजन और सुनार, कविजन और सुनार। तीसरा, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। पद थोड़ा सा अशुद्ध है, उसको शुद्ध कर लीजिए। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। और ऑप्शन डी कि उपरोक्त सभी। तो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्लेष अलंकार का बेटा उदाहरण जो होगा वो उदाहरण यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, चाहन हान सुवर्ण के कविजन और सुनार। बेटा श्लेष की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान रखिए, श्लेष की परिभाषा क्या कहती है, श्लेष की परिभाषा कहती है कि शब्द क्या हो, शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, अर्थ जो हो वो एक से अधिक प्रकट हो, अर्थ अनेक हो। ठीक है, शब्द एक हो परंतु उसके अर्थ अनेक हो, तो ऐसा अलंकार श्लेष होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा सुवर्ण शब्द एक बार आया है लेकिन उसका एक अर्थ किसके लिए, कवि के लिए, और दूसरा अर्थ किसके लिए, सुनार के लिए होगा। एक अर्थ किसके लिए, कवि के लिए, और दूसरा अर्थ सुनार के लिए होगा। कैसे, तो यहाँ पर कवि जन की जब बात करोगे तो सुवर्ण का मतलब हो जाएगा अक्षर, सुवर्ण का मतलब हो जाएगा अक्षर, और जब सुनार के लिए बात करोगे तो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। यानी इसका प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से ज़्यादा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो गया। अगला प्रश्न देखो, दंभ का पर्यायवाची है, दंभ का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बड़ा, बी दर्प, सी दुर्ग और डी युग। तो साथियों अगर बात करें तो दंभ का मतलब क्या होता है, दंभ का मतलब होता है अहंकार या घमंड, अहंकार या घमंड। हम लोग कहते नहीं बड़ा दंभी व्यक्ति है, दंभी व्यक्ति है, तो दंभी का मतलब क्या होता है, अहंकारी व्यक्ति। दंभी का मतलब क्या होता है, अहंकारी। और अगर यहाँ पर देखोगे तो दंभ का पर्यायवाची बनेगा दर्प, यानी दर्प का मतलब भी होता है अहंकार या घमंड, अहंकार या घमंड। तो इसका क्या हो गया, इसका ये समानार्थी पद हो गया। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न, छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए शोर मचाना, बी छाती में दर्द होना, सी शोक प्रकट करना, और डी अस्वस्थ होना। तो छाती पीटने का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक तो हटाई दो, छाती शब्द आ गया। मैंने आपको बताया था कि छाती अर्थ में कभी उसी रूप में नहीं आता, तो छाती तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा छाती पीटने का मतलब शोक प्रकट करना। क्या होता है, शोक प्रकट करना। ठीक है, छाती पीटने का मतलब जब हमको बहुत शोक प्रकट करना होता है तो ऐसे पदों के लिए हम छाती पीटने की क्या मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विद्रोह करना, विद्रोह करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, विद्रोह करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट गम करना, सी गर्दन उठाना, बी गर्दन उठाना, सी गर्दन झुकाना, और डी गढ़ जीतना। तो साथियों ध्यान रखिए, विद्रोह करने का मतलब होता है सिर उठाना अथवा गर्दन उठाना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिर उठाना अथवा गर्दन उठाने का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ आपने बताना है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ आपने बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, अत्यधिक परिश्रम करने से फल की प्राप्ति होना। ऑप्शन बी, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्ति अत्यल्प। ऑप्शन सी, असंभव कार्य को संभव कर दिखाना। और ऑप्शन डी, श्रम का परिणाम अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर देखो, खोदा पहाड़ का मतलब क्या हुआ, परिश्रम ज्यादा, मतलब क्या हुआ, परिश्रम ज्यादा। और निकली चुईया का मतलब क्या हुआ कि प्राप्ति कम। क्या हुआ, प्राप्ति कम, यानी फल जो है वो कम मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिक परिश्रम के बदले कम की प्राप्ति यानी
ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन सेकंड, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्ति अत्यल्प का मतलब कम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, सी दोहरा लाभ होना और डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो यहाँ पर देखो आम के आम का मतलब क्या होता है? आम के आम का मतलब है जो वस्तु है वो मूल्यवान है, जो वस्तु है वो मूल्यवान है, वस्तु जो है वो मूल्यवान है। और गुठलियों के दाम मतलब जो क्या है, जो क्या बेकार चीज़ है उसको भी क्या बना दिया? मूल्यवान बना दिया। जो बेकार चीज़ है उसको भी क्या बना दिया? मूल्यवान बना दिया। यानी यहाँ पर क्या हो गया? दोनों स्थिति में लाभ की कंडीशन, दोनों स्थिति में क्या हो गई? लाभ की प्राप्ति हुई, दोनों स्थिति में लाभ की प्राप्ति हुई। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दोहरा लाभ होना। क्या बनेगा? दोहरा लाभ होना। अगले को देखो, अगला प्रश्न अगर देखें कि किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प देखो, यहाँ पर विकल्प क्या होगा? यहाँ पर विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला सूक्ष्म महीन बारीक झीना। तो ये तो मिल गया भाई, सभी एक पर्यायवाची है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। और सुष्ठु अच्छा साफ भला, तो ये अच्छा साफ भला मतलब अच्छा होता है, साफ ये तो मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे सुष्ठु, तो सुष्ठु शब्द भैया अच्छा नहीं होता। यहाँ पर देखो सुष्ठु शब्द जो होता है, सुष्ठु शब्द की जगह हम यहाँ पर अगर उचित से करें तो यहाँ पर आप लोग सुधार लो बेटा, यहाँ पर शब्द लिख लो सुष्ठ। सुष्ठ, और सुष्ठ का मतलब क्या होता है? सुष्ठ से बना हुआ है श्रेष्ठव। ठीक है, श्रेष्ठव का मतलब एक तरीके से क्या होता है? सुष्ठ का मतलब हो गया कि एक तरीके से बलशाली। सुष्ठ का मतलब क्या हुआ? बलशाली के संदर्भ में इसका प्रयोग हो जाएगा। इसमें बोलते बड़ा श्रेष्ठव, सलीका, एक तरीके से तरीके से। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर अच्छा नहीं होगा बल्कि बलशाली या सलीके से हो जाएगा। ठीक है, सलीके से हो जाएगा, तो ये इसका पद हट जाएगा, यानी यही इसका पर्यायवाची नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बाकी देख लो, साहस, हिम्मत, हौसला, जुर्रत, ये ठीक है, यानी चारों एक ही पद को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, सरल, अबोध, युग्म और सहज, तो ये भी एक ही को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ही को निरूपित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बना? इस प्रश्न का आंसर बना बेटा आंसर सेकंड। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बना आंसर सेकंड। अगले प्रश्न को देखो, उन्माद का संधि विच्छेद होगा। उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जरा यहाँ पे देखो, ऑप्शन फर्स्ट उन धन याद, उत धन माद, उत धन गाद और उन धन माद। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा ये शब्द यहाँ से टूटेगा और ये दो पदों में टूटेगा, उत धन माद में। किस में टूटेगा? उत धन माद में। आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन सेकंड, उत धन माद। क्या बन जाएगा? ऑप्शन सेकंड, उत धन माद। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? ऑप्शन फर्स्ट करण तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष, डी अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर ध्यान रखिए साथियों, को चिन्ह जो होता है वो किसका? करण कारक का हो, कर्ता का जो कारक विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कर्ता ने कर्म को, सॉरी एक मिनट, कर्ता ने, दूसरा क्या पढ़ते हैं? कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और करण से। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर समास क्या? को चिन्ह का प्रयोग अगर बोल रहा तो को चिन्ह का प्रयोग किसके लिए हुआ? कर्म कारक के लिए हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। अगर कर्म तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा से, और संबंध की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा का की के, और अगर बात करेंगे किसकी? अपादान की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? से। अब कहोगे सर जी इन दोनों के दो हो गए, तो भाव ध्यान रखना, अंतर ध्यान रखना। यहाँ पर ये पद जो होगा वो सार्थ का अर्थ देगा। किसका अर्थ देगा? सार्थ का अर्थ देगा। और यहाँ पर ये पद किसका अर्थ देगा? से अलग होने का अर्थ देगा, अलग होने का अर्थ देगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है बेटा 19वां, किस रस को रसराज कहा जाता है? कई बार मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ किस रस को रसराज की उपमा दी गई है। तो ऑप्शन ए वात्सल्य, बी वीर रस, सी शांत रस और डी श्रृंगार रस। तो साथियों रसराज की उपमा दी गई है श्रृंगार रस को। किसको दी गई है? श्रृंगार रस को। ठीक है, अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा है, इसी को कहीं कहीं हम लोग द्रव्यवाचक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? द्रव्यवाचक के नाम से भी जानते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में पद क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है सोना, बी प्रशंसा, सी विश्वास और डी झंडा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए सोना। ठीक है, ए सोना। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या है? संचारी भाव के कितने भेद होते हैं? संचारी भाव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 34, बी 33, सी 32 और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिए, संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब क्या होता है? संचारी भाव का मतलब होता है ऐसे भाव जो अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसे भाव जो अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एक पल में बनते हैं और दूसरे पल में समाप्त हो जाते हैं। एक पल में बनते हैं और दूसरे पल में समाप्त हो जाते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? संचारी भाव से के नाम से जानते हैं। और अगर संचारी भाव की संख्या की जिक्र करें तो कितनी होती है भाइयों? संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। अब यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आचार्य देव के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य देव के अनुसार। यहाँ पर नोट कर लेना। तो आचार्य देव के अनुसार, आचार्य देव के अनुसार, देव के अनुसार संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो बेटा वो मानी गई है 33। कितनी कितनी मानी गई है? 34 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 34 मानी गई। उन्होंने किसको? तो ध्यान रखना, छल, ये छल नामक जो भाव होता है इसको उन्होंने क्या माना है? 34वां संचारी भाव माना है। क्या माना है? 34वां संचारी भाव माना है। 34वां संचारी भाव माना है। पक्का? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, संपन्न व्यक्ति फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक पद बनना है कि व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, किसकी नहीं जान सकता? तो विकल्प देखो, ए आसन्न, बी विपन्न, सी निष्पन्न और डी विषण्ण। तो ध्यान रखो, संपन्न व्यक्ति का बेटा विलोम क्या होता है? संपन्न व्यक्ति का विलोम होता है ऑप्शन बी विपन्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। विपन्न की व्यथा का मतलब क्या हुआ? परेशानी, परेशानी को नहीं समझ सकता। कौन? संपन्न। ठीक है, संपन्न। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अब यहाँ पर शब्द युग्म का पद है मेघ और मेधा, मेघ और मेधा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि इसमें सही आपको पद बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये शब्द बेटा लिख लो ठीक से। ये मेध है, मेध मैं लिख दे रहा हूँ, और दूसरा शब्द है मेधा, ये लिख लो। ये है आपका वास्तव में जो नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लो मेध और मेधा। अब पूछा गया इसका सही अर्थ क्या है? तो ए चपला बादल, बी यज्ञ और बुद्धि, और सी बुद्धि और यज्ञ, और चौथा बादल और चपला। तो साथियों ध्यान रखिए, इस प्रश्न के दो विकल्पों में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो हटा ही दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि मेधा शब्द अगर बोले तो आपने पढ़ा होगा मेधा से बना है मेधावी, और मेधावी का मतलब क्या होता है? होनहार बालक, बुद्धिमान बालक, तेज बालक। तो वो शब्द मेधावी जो है, मेधावी जो है वो बालक के लिए होता है, विशेष्य का पद है। यानी वहाँ पर मूल पद क्या, विशेषण क्या हुआ उसका? मेधा हुई। मूल पद क्या हुआ? मेधावी जो हुआ वो विशेषण का पद हुआ। मेधावी जो हुआ वो विशेषण का पद हुआ। मेधा जो हुआ इसकी क्या हो गई? मेधा जो हो गई वो विशेष्य का पद हो गया। तो यानी मेधा का मतलब क्या हुआ? मेधा का मतलब हो गया बुद्धि। इसका मतलब क्या हो गया? बुद्धि। और जो बचा तो मेध का मतलब क्या हुआ? यज्ञ। साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? एक चीज पढ़ी है, पुराने समय में यज्ञ हुआ करते थे जिसको हम क्या बोलते थे? एक बहुत चर्चित यज्ञ था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। क्या था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अच्छा, अश्वमेध यज्ञ को अगर देखा तो क्या करते थे? तो देखो यहाँ पर अश्व धन मेध, मेध का मतलब होता है बलि देने से।
मेध का मतलब किससे होता है? बलि देने से। ठीक है, जिस यज्ञ में क्या अश्व की बलि दे दी जाती थी उसे हम क्या कहते थे? अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते थे। अश्वमेध। इसी प्रकार से साथियों यज्ञ होता था नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का मतलब जिसमें नर की बलि दी जाए। तो यहाँ पर मेध का संबंध किससे हो गया? मेध का संबंध यज्ञ से हो गया। तो इसका आंसर क्या बन गया? आंसर सेकंड बन गया। क्या बन गया? आंसर सेकंड बन गया। अगले प्रश्न को देखो। तो अगला प्रश्न है निरुपसर्ग का आपने अर्थ बताना है। निरुपसर्ग का आपने अर्थ बताना है। ए विद्वेष, बी निषेध, सी विशेष और डी संयोग। तो निरुपसर्ग का साथियों जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो सेकंड निषेध के अर्थ में होता है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या? निषेध जैसे हम बोल सकते हैं क्या? निर्गम। ठीक है, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके। ठीक है, पक्का। दूसरा शब्द लिख सकते हैं निर्लज्ज। निर्लज्ज। ठीक है, निर्लज्ज का मतलब जो लज्जा से रहित हो। नहीं का अर्थ दे रहा है ना। देखो, निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब होता है ये अर्थ किसका दे? नहीं के अर्थ में प्रयोग हो। किसके? नहीं के अर्थ में प्रयोग हो। नहीं के अर्थ में प्रयोग हो वो क्या कहलाएगा? निर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नहीं के अर्थ में प्रयोग होने के कारण वो निर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो लज्जा से रहित हो या जिसमें लज्जा नहीं हो वो क्या हो गया? इस पद को तोड़ोगे तो यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा? निधन लज्ज। अगर बात करोगे तो यहाँ नि का मतलब क्या? नि उपसर्ग का मतलब ये निर के रूप में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ बात करोगे तो ये निर उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो जाएगा। निर्धन गम बराबर निर्गम। पक्का। चल, तो ये प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। और अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट चवर्ण, बी चूमना, सी चौपाया और डी चौक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? सभी जानते हैं तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत जैसा। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत जैसा। संस्कृत जैसे का मतलब क्या हुआ? संस्कृत जैसे का मतलब हुआ जो संस्कृत के जैसा पद दिखाई दे। इन चारों में अगर हम कहें तो आप अच्छे से पहचान सकते हो। इन चारों में क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट चवर्ण हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? चवर्ण संस्कृत का पद हो जाएगा जिसका तद्भव क्या बनेगा? जिसका तद्भव बनेगा बेटा चबाना। चवर्ण का तद्भव क्या बनेगा? चबाना बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों इस प्रकार से आज के हमने वोकैब के कुछ क्वेश्चनों को ज़्यादा अपनी शीट में शामिल करने का प्रयास किया था, है ना। तो उस संदर्भ में आज देखिए आज का हमने पैसेज भी छोड़ा है क्योंकि हमने आपको एक चीज़ के बारे में आश्वस्त किया था कि हम इन दो परीक्षाओं के साथ एक आने वाली परीक्षा जो है जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा फोकस करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने तत्सम तद्भव विलोम और लोकोक्ति मुहावरे पर्यायवाची के साथ उस परीक्षा को केंद्रित करने का प्रयास किया था। तो इस कारण से आज का ये अंक उस दृष्टिकोण से था। आगामी जो कल का अंक होगा उस अंक में हम आपके सामने फिर से एक बार पैसेज के साथ और जो क्या कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की जिसमें कि हिंदी साहित्य का और हिंदी भाषा के प्रश्नों को शामिल किया मतलब सिलेबस में शामिल किया गया है, उन प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आशा करता हूं आप लोग अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखेंगे, आप लोग मेहनत करते रहेंगे। हम आपके सामने अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। इस वादे के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरे सभी साथियों को जय हिंद।